रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या भारत में एक और मकबूजा कश्मीर बनने जा रहा है, या क्या भारत में कोई खुफिया खाना जंगी शुरू हो चुकी है, या क्या पाक भारत जंग के बाद से मोदी हुकूमत जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिनती जा रही है? आज का जो ये प्रोग्राम है नाज़रीन, ये हम रिवॉल्व करेंगे भारत के मुतालिक कि पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 दिनों में भारत के बड़े बड़े शहरों में, जिसमें बम्बई, बेंगलोर और मणिपुर शामिल है, उसमें किस किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए। वहाँ का मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश है, उनको किसी भी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन देने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मगर इससे पहले कि हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ जाएँ, मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर की। 8 और 9 जून को मणिपुर का जो दारुल हुकूमत है इम्फाल समेत 5 अजला में मुकम्मल तौर पर आग की लपेट थी और वो खून में बिल्कुल नहाए हुए थे। नाजरीन, वहाँ पर जो 2 ग्रुप्स हैं, जिनमें एक मीतई और कोकी, इन ग्रुप्स के बीच में कुछ नस्ली किस्म के तसादात हुए और वो इस हद तक पुरतशद्दद एहतजाज में तब्दील हो गए नाजरीन कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमवात हो गई, काफ़ी लोग शदीद ज़ख्मी हुए, पुलिस के साथ शदीद झड़पें हुई हैं, कर्फ्यू नाफिज हो चुका है, हर किस्म की इंटरनेट जो सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। मगर उसके बावजूद वहाँ पर हालात काबू में नहीं आ रहे। हलाकतों की और ज़ख्मियों की जो तादाद है वो बिल्कुल मीडिया पे नहीं दी जा रही। और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी कश्मीर में नाकाम हो गया है और उसने वहाँ पर आखिरकार मस्जिदों को ताले लगा दिए हैं और एक ड्रामा रचा दिया है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से मोदी की जो हुकूमत है वो मणिपुर में भी नाकाम हो चुकी है। कई एक्स सार्फिन जो हैं, दरअसल वो इस चीज़ को, ये मणिपुर के वाक़े को इंडिकेट कर रहे हैं विद द रेफरेंस कि अब भारत का जो टूटना है वो बड़ा नज़दीक है। इसी तरह नाज़रीन, हम बात करते हैं ये जो मणिपुर के अलावा, मैं आपको जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारत की जो रेलवे है इसका वो बहुत ज़्यादा बाजा बजाते हैं और हमेशा कहते हैं कि जो भारत का रेलवे का निज़ाम है, ऐसा पूरा निज़ाम दुनिया में किसी जगह पर नहीं है। नाज़रीन, आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा निज़ाम है कि जिसमें ट्रेन की छतों पर भी लोग बैठते हैं, ट्रेन के पायदानों से भी लोग लटकते हैं, उनकी खिड़कियों से भी लटक रहे होते हैं। इसको आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक बहुत सक्सेसफुल जो है ट्रेन का निज़ाम है? और भारत इसने इसका हमेशा बाजा बजाया है। पाकिस्तान समेत दुनिया का कोई और मुल्क आप ले लें कि क्या किसी मुल्क में ट्रेनों में लोग इस तरह सफ़र करते हैं? और अगर ये भारत में सफ़र इस तरह करते हैं तो उसको किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छा एक निज़ाम है? तो बम्बई से बिल्कुल नज़दीक 9 जून को इसी तरह एक ट्रेन फुली लोडेड जो थी वो आ रही थी और वो अपनी पटरी से उतर गई, और जिसकी वजह से तकरीबन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 16 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं और दर्जनों जो है वो अभी शदीद ज़ख्मी पड़े हुए हैं। ये भारत की वो जो ट्रेन की एक मनसूबाबंदी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, और जो इनका रेलवे का महकमा है और इनकी जो रेलवे की वजारत है, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आप हमें सिक्योर ट्रैवलिंग नहीं दे सकते तो ये किस किस्म की गवर्नमेंट है और ये किस किस्म का निज़ाम है। फिर बात करते हैं नाज़रीन बेंगलोर की। 5 जून को वहाँ पर IPL का फाइनल हुआ जो कि 2 टीमों के दरमियान में था, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और उनका मुकाबला था पंजाब किंग्स के साथ। मैच जो है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीत लिया और उसके बाद नाज़रीन वहाँ पर एक शदीद भगदड़ मची। जश्न मनाने के चक्करों में बहुत शदीद भगदड़ हुई और उस भगदड़ के नतीजे में अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 15 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं और 50 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वहाँ की इंतज़ामिया ने एक इंतहाई बिल्कुल ही बेकार किस्म का एक स्टेप ये लिया, बल्कि इसको बद इंतज़ामी कहेंगे, कि जितनी अवेलेबल सीट्स थी स्टेडियम के अंदर वो भी सेल कर दी और उसके अलावा कई और ऑनलाइन टिकट्स बेच दी गई, जिसकी वजह से जितने लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे उससे डबल लोग स्टेडियम के बाहर मौजूद थे जिनके हाथ में टिकट्स थे। और जब फाइनली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वो टीम जीत गई, मैच जीत गई और अंदर एक जश्न का समा हुआ, तो जो बाहर लोग खड़े थे उन लोगों ने पुश किया कि किसी तरीके से वो भी स्टेडियम में दाखिल हो सकें, और उसके बाद पुलिस का एक शदीद लाठी चार्ज हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मची और फाइनली भगदड़ का रिजल्ट ये हुआ कि 12 से 15 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए और 50 के करीब जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। लेकिन जो असल बात है नाज़रीन वो ये कि मोदी हुकूमत और वहाँ के जो वज़ीर आला हैं, बजाय इसके कि वो ये कहें कि ये हमारी बदइंतज़ामी, हमारी बुरी सिक्योरिटी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो फैंस हैं उनके ऊपर डाल दिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो इंतज़ामिया थी, जो टीम की इंतज़ामिया थी,
ان کے اوپر ڈال دیا. سو اٹ از اے ویری 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 سالڈ پروف آف مس مینجمنٹ بائی مودی حکومت. اگر ایک حکومت جو ہے وہ ایک اسٹیڈیم کے اندر اور باہر سیکیورٹی نہیں دے سکتی ہے, انتظام نہیں کر سکتی ہے, تو پھر مجھے بتائیں پورے ملک کا انتظام ان لوگوں نے کیا چلانا ہے. پوری دنیا میں کووڈ ختم ہو چکا ہے اور بھارت ایک واحد وہ ملک ہے جس میں ابھی بھی آئے روز کووڈ کے کیسز جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں روز 10 سے 12 لوگ کووڈ کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. پچھلے ایک سال کے اندر ان کی جو تعداد ہے وہ 5,779 ہو چکی ہے جو کہ کووڈ سے مر چکے ہیں. ان لوگوں کے جو لواحقین ہیں وہ اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کووڈ اس وقت جو ہے وہ کنٹرول ہو چکا ہے اور بھارت یہ کنٹرول نہیں کر سکا. بھارت کی جو محکمہ صحت ہے جو کہ مودی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ کووڈ کو بھی اب کنٹرول نہیں کر پا رہے, جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی میڈیکل ایسوسیشنز ہیں, جتنے بھی میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ بھارت سے زیادہ کسی جگہ پر موجود نہیں ہیں. اب ناظرین ساری سچویشن کو جو کانگریس کے لیڈرز ہیں, جو اپوزیشن پارٹی ہے, وہ بڑے غور سے دیکھ رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے جو ہے نا اندرونی طور پر بھی ٹوٹ رہا ہے اور بیرونی طور پر بھی خراب ہو رہا ہے اور اس کا سارا سہرا جو ہے وہ مودی حکومت کے ذمہ آتا ہے. تو کانگریس کے جو ایک لیڈر ہیں پون کھیرا, انہوں نے مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ایک گرتی ہوئی دیوار کا نام دے دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد سے بھارت جگہ جگہ جو ہے وہ اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے, مودی اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے. سعودی عرب نے ابھی ریسنٹلی کیا کیا ہے کہ انہوں نے 14 ایسے ممالک جن کو بالکل ویزا معطل کر دیا ہے, اس میں بھارت سر فہرست ہے. یہ کتنی بڑی ایک ناکامی ہے بھارت کے لیے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ بھارت میں موجود حجاج اور جو کارکنان ہیں ان کو کتنا بڑا یہ شوق لگا ہے, اینڈ اٹ از جسٹ بیکاز آف فیلئر آف مودی گورنمنٹ, کہ ان کے سفارتی سطح پر لوگوں کے ساتھ, ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ کھیرا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب پاک بھارت جنگ ابھی نہیں شروع ہوئی تھی اور پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھارت نے جب یہ قرارداد پیش کی تھی کہ جی یہ جو لوگ تھے جنہوں نے پہلگام کا واقعہ کیا ہے ان کا کنیکشن کسی طریقے سے انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی پاکستان کی مختلف تنظیموں کے ساتھ, تو اس وقت چائنا نے اقوام متحدہ کو مکمل طور پر روک دیا تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی قرارداد کو آگے پاس آن نہ ہونے دیں اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیں. چائنا کو فل سپورٹ کیا تھا رشیا نے اور ایران نے. یہ بھی ایک بہت بڑی ہار ہے جو کہ کھیرا کہہ رہا ہے کہ جی یہ بھی مودی سرکار کے سر پر جاتا ہے. اور بھارت اگر اس تمام واقعات کو دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں, یہ تو پچھلے 4 سے 5 دنوں کے واقعات ہیں جو صرف میں نے آپ کو بتائے ہیں, تو اس وقت جو مودی سرکار ہے وہ اندرونی طور پر بھی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور بیرونی طور پر بھی ان کو تھپیڑے پڑ رہے ہیں. کشمیر میں وہ اپنا جھنڈا چمکانے کے چکروں میں انہوں نے تمام مساجد جو ہے ان پہ تالے لگا دیے ہیں, کسی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی ہے. یہ مودی سرکار ہے اور میرے مطابق یہ تمام جو حالات ہیں, خاص طور پر جو منی پور ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ اشارہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب زوال کی طرف جائے گا. اگر ناظرین آپ کو لگتا ہے کہ بھارت زوال کا شکار نہیں ہو سکتا اور جو منی پور کے واقعات ہیں یہ واقعی بھارت کے لیے ایک زوال کا سبب نہیں بن سکتے, تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. میرے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ڈیٹے, نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.